नमस्ते। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अब कक्षा 12 के लिए संस्कृत का ही एक पेपर बचा है, तो उसकी हम शुरुआत करते हैं। देखो, शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये राजस्थान का अर्वाचीन संस्कृत साहित्य है और इससे काफ़ी सारे प्रश्न आने की संभावना है। लगभग 2-4 नंबर के इसमें से प्रश्न आते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, कैसा भी मतलब अपना पेपर अच्छा जाए, इसलिए अपन इसका अभ्यास कर रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 20 से 22 कवि है, 20 से 22 कवि है, उनकी एक दो रचनाएं अपने को ध्यान में रखनी है। जहाँ तक संभावना है शुरुआती कवियों में से भी सही आ जाती है, लेकिन क्योंकि आपको 20-22 नाम तो कुल याद करने हैं, तो इसमें क्यों आप कुछ नहीं याद करना आपको, मतलब रचना याद करनी है, उसका लेखक आपको याद रखना है। तो बहुत ही सरल सी चीज़ है ये। तो इसमें से आपके निश्चित रूप से 3-4 अधिकतम 5 नंबर तक आपके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, अपन तो देखते हैं। चलिए साथियों, जी अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के अर्वाचीन कवि, और उसमें से पहला कवि है। देखो, इनमें क्या, क्योंकि अपने को पता है संस्कृत साहित्य जो है उसकी अलग अलग विधाएं हैं। गद्य भी है, पद्य भी है। अ, पद्य में महाकाव्य है, खंड काव्य है, ठीक है। ऐसे ही गद्य में नाटक है, सॉरी, नाटक तो दृश्य काव्य में ही आता है, लेकिन फिर भी वो नाटक है। उसके अलावा कथा है, आख्यायिका है, इस प्रकार की बहुत सारी विधाएं अपने को देखने को मिलेगी। तो विधा की हिसाब से अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान के अर्वाचीन कवि, और सबसे पहले वो जिनका अपन महाकाव्य जिनकी रचनाएं हैं उनको अपन देखते हैं। तो सीताराम भट्ट पहले कवि है, जयपुर के हैं, निवास नहीं पूछेंगे आपसे। सीताराम भट्ट कौन? सीताराम भट्ट, इनकी रचना है ईश्वर विलास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीताराम भट्ट की रचना है ईश्वर विलास, जो कि क्या है, महाकाव्य है। और आपको पता है महाकाव्य में क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। तो कितने थोड़ा, क्योंकि शुरुआती रचना है, कुछ जो महत्वपूर्ण है उनकी अपन सर्गों की भी चर्चा करेंगे अपन। तो इस ईश्वर विलास में 14 सर्ग है, ठीक है। और वीर रस प्रधान है। कैसा रस है इसमें? वीर रस प्रधान है। अपन बात करें सीताराम भट्ट, जिनकी रचना है ईश्वर विलास, जो कि एक महाकाव्य है, 14 इसमें सर्ग है और वीर रस प्रधान ये रचना है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, अगर आप याद रख पाते हो। जयवंश है, नरविलास है और नृप विलास है, ठीक है। कुल मिलाकर के विलास वाली जो रचनाएं हैं वो आप सीताराम भट्ट से आप जोड़ोगे, ठीक है। ईश्वर विलास, नल विलास, नृप विलास और एक अलग से इनका जयवंश, ठीक है। ये रचनाएं आप इस सीताराम भट्ट के बारे में आपको याद रखनी है। क्योंकि पहला कवि था, महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इनकी 3-4 रचनाएं ली है। बाकी अधिकतम अपने एक दो रचना का ही लेने का प्रयास किया जो महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं कृष्ण भट्ट, कृष्ण राम भट्ट। ये भी महाकवि है। महाकवि वो जो महाकाव्य लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है कच्छ वंश। क्या लिखा है? कच्छ वंश इनका महाकाव्य है, और 19 इसमें सर्ग है, काफी इतना, ठीक है। प्रश्न आएगा, कच्छ वंश महाकाव्य से लेखकम अस्ति, कच्छ वंश महाकाव्य से रचनाकार अस्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए कृष्ण राम भट्ट, ठीक है। ईश्वर विलास इति महाकाव्य से रचनाकार वर्तते, तो आपका उत्तर होगा सीताराम भट्ट। कति सर्गा संति, आपका उत्तर होगा 14 सर्ग, 14 सर्गा संति, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आ जाए कि कच्छ वंश महाकाव्य से कति सर्गा संति, तो आपका उत्तर होगा 19 सर्ग है। प्रश्न आ सकता है, कच्छ वंश अस्थि नाटकम कथा महाकाव्य गद्य काव्य, तो आपका उत्तर क्या होगा? महाकाव्य, ठीक है। इस प्रकार से ही प्रश्न इसमें से आएंगे, और आपको ध्यान देना है। एक इसी की रचना है ईश्वर विलास, जो कि खंड काव्य है, ठीक है। खंड काव्य जो कि खंडों में बटा होता है, महाकाव्य जो कि सर्गों में बटा होता है, ठीक है। पद्य जो अपन ने विस्तार से पढ़ा है, जो पद्य साहित्य है उसके 2 भाग है, सॉरी 3 भाग है, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। जो सर्गों में बटा होता है वो महाकाव्य है, जो खंडों में बटा होता है वो खंड काव्य है, ठीक है। इस प्रकार से। तो इसके बाद अपन बात करते हैं पंडित सूर्यनारायण शास्त्री, ठीक है। पंडित सूर्यनारायण शास्त्री जो है, इनका जो रचना है वो है मानवंश। कौन सी रचना है? मानवंश। प्रश्न आएगा, मानवंश अस्थि वही नाटकम महाकाव्यम गद्य काव्यम कथा आख्यायिका इत्यादि, तो आपको क्या करना है? मानवंश क्या है? महाकाव्यम, ठीक है।
इसके रचनाकार है, आपका उत्तर होगा कौन? ऑप्शन में होगा आपके पास सीताराम भट्ट, कृष्ण राम भट्ट, सूर्यनारायण शास्त्री या मधुसूदन ओझा। तो आपका उत्तर होगा सूर्यनारायण शास्त्री। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हुआ। कौन सी विधा है? महाकाव्य है। सर्ग कितने हैं? 19 सर्ग है। देखो, कच्छ वंश और मान वंश, ठीक है, मान यानी मानसिंह का वंश और कच्छ वंश यानी कच्छा वंश, एक ही बात है। तो आप इससे भी थोड़ा एक अनुमान रख सकते हो कि मान वंश यानी कि जयपुर के शासकों की बात हो रही है, कच्छ वंश यानी कि जयपुर के ही शासकों की बात हो रही है। 19 सर्ग है। कितने सर्ग है? 19 सर्ग। सर्ग संख्या के हिसाब से आपको थोड़ा ये मदद करेगा। और कृष्णदूत, ये इनका खंड काव्य है, पंडित सूर्यनारायण शास्त्री का खंड काव्य है कृष्णदूत, और उद्योग लहरी भी इन्हीं का खंड काव्य है। ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो जो महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है उनको तो आपको याद रखना ही है। खंड काव्य नहीं याद रहे कोई बात नहीं, महाकाव्य आपको याद रखना है, जैसे कि ईश्वर विलास है, कच्छ वंश है, मान वंश है इत्यादि। तो इनके रचनाकार आपको ध्यान रखना है। और कृष्ण दूत तो ये खंड काव्य है, जयपुर विलास है ये भी खंड काव्य है, अलग अलग रचनाकार है। फिर बात करते हैं पंडित विद्याधर शास्त्री। पंडित विद्याधर शास्त्री ये चुरू के हैं, कोई बात नहीं। इनका जो महाकाव्य इसका नाम है हरनामामृत। क्या नाम है? हरनामामृत। बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो हरनाम दत्त इनके दादाजी थे ना, उन पर इन्होंने महाकाव्य लिखा। तो हरनाम दत्त महाकाव्य से रचनाकार अस्ति, उत्तर होगा विद्याधर शास्त्री। हरनामामृतम अस्ति महाकाव्यम अस्ति। कति सर्गा संति? 16 सर्गा संति, 16 सर्ग इसमें। और इनकी एक रचना थी शिव पुष्पांजलि, जो कि अपन पढ़ते हैं कि इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही 14 साल की उम्र में ही इन्होंने शिव स्त्रोत की रचना की, शिव पुष्पांजलि की रचना की। तो ये भी आप ध्यान रखिए। हिंदी विश्व भारती संस्था की भी इन्होंने स्थापना की, बीकानेर में है। ठीक है, फिर बात करते हैं मधुकर शास्त्री, जो कि जयपुर के हैं। इनका जो महाकाव्य है क्या है? श्री महावीर सौरभम महाकाव्य। श्री महावीर सौरभम। प्रश्न आएगा कि श्री महावीर सौरभम इति महाकाव्य से रचनाकार अस्ति। तो आपका उत्तर या तो आपके एबीसीडी में आएगा, तो इनमें से कोई छांटना है, या फिर सीधा उत्तर अगर पूछेंगे तो आपका सीधा ही पूछेंगे ना, क्योंकि जो ये जो प्रश्न आते हैं ना आपके इतिहास साहित्य वाले, ये आपके 10 प्रश्न में से आपके मतलब 10 प्रश्न आते हैं, उनमें से आपको देखना है। तो इसमें मधुकर शास्त्री का महाकाव्य है श्री महावीर सौरभम। दोनों तरफ से आपको याद रखना है। मधुकर शास्त्री का महाकाव्य है तो वो है श्री महावीर सौरभम, या श्री महावीर सौरभम का रचनाकार है तो मधुकर शास्त्री। ठीक है, कैसे भी करें आपको उत्तर यही देना है। इसमें 16 सर्ग है। अब देखो, सर्ग आपको याद रहे नहीं रहे, थोड़ा इतना आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, याद रहे तो, क्योंकि देखो एक दो महाकाव्य पर याद रख रहे हैं, जहां तक आपको याद रखना चाहिए। अगर मान लो नहीं भी रहता तो फिर परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है किसकी रचना है। ठीक है, दूसरी बात आप सर्ग पे जाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि किसकी रचना है, दूसरी बात ये याद रखना कि विधा कैसी है, और तीसरी बात आप सर्ग की बात करोगे। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं पद्म शास्त्री, जो कि महाकाव्यकार है। इनकी रचना है लेनिनामृत। कौन सा महाकाव्य है? लेनिनामृत। बताओ, हरनामामृत किसका महाकाव्य है? किसका है? पद्माकर शास्त्री का, सॉरी विद्याधर शास्त्री का। और पद्म शास्त्री का कौन सा है? तो लेनिनामृत। ठीक है, इसमें 15 सर्ग है, महाकाव्य है 15 सर्ग है। फिर बात करते हैं गोस्वामी हरिराय। ठीक है, जोधपुर के हैं, और इन्होंने लिखा जरासंध वदन। कौन सा लिखा? जरासंध वदन। ये आपके लिए थोड़ा इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा था शिशुपाल वदन। शिशुपाल वध जो कि महाकवि माघ की रचना है, 20 सर्ग है। वैसे ही जरासंध वध करने वाला शिशुपाल वदम 20 सर्ग, और जरासंध वदम 20 सर्ग। ठीक है, शिशुपाल भगवान कृष्ण जिसका वध किया, ऐसे ही जरासंध भी था, उन्हीं की मंडली से था। ये कुछ शिशुपाल से कुछ संबंध था इसका, मुझे याद नहीं क्या है, लेकिन उसी कैटेगरी का था। और इनका जरासंध का जो वध किया वो जरासंध वदम है, और इसके रचयिता है गोस्वामी हरिराय। ठीक है, शिशुपाल शैली का महाकाव्य है, नाम से स्पष्ट है, शिशुपाल वदम जरासंध वदम। तो शिशुपाल जो महाकाव्य है उसी शैली में लिखा हुआ है, वीर रस प्रधान है, और परिणय परिणय का भी इसमें वर्णन है। ठीक है, परिणय परिणय यानी कि प्रेम प्रेम प्रसंग और विवाह वाला प्रसंग भी इसमें आता है। परिणय का अर्थ प्रेम और परिणय का अर्थ है विवाह इत्यादि। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रसिक बिहारी जोशी। रसिक बिहारी जोशी जो कि ब्यावर से है। इनका महाकाव्य है मोहभंग।
रसिक बिहारी जोशी का महाकाव्य कौन सा है? मोहभंग। ठीक है, ये मोहभंग महाकाव्य है। प्रश्न बनेगा मोहभंग महाकाव्य से रचनाकार अस्ति, आपका उत्तर होगा रसिक बिहारी जोशी। एमपी से इनको कालिदास पुरस्कार भी मिला है। मोहभंग महाकाव्य के लिए इनको एमपी से कालिदास पुरस्कार मिला है। ठीक है, फिर बात करते हैं पंडित गुलाब चंद्र चुलेट। पंडित गुलाब चंद्र चुलेट जो कि जयपुर के हैं, इनकी रचना क्या है? कृष्ण चरितम। कृष्ण चरितम इनका महाकाव्य है। ठीक है, और महारथी भी इन्हीं का महाकाव्य है। प्रश्न आएगा कृष्ण चरितम इति महाकाव्य से रचनाकार अस्ति, आपका उत्तर होगा पंडित गुलाब चंद्र चुलेट। ठीक है, और महारथी इति महाकाव्य से रचनाकारक है तो भी आपका उत्तर होगा गुलाब चंद्र चुलेट। या यूं प्रश्न आए कि गुलाब चंद्र चुलेट से रचना अस्ति, तो आपका उत्तर होगा कृष्ण चरितम, महावीर, महारथी है ना ये सारे। और इनको माघ पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन देती है? राजस्थान संस्कृत अकादमी देती है। ठीक है, ये थे आपके महाकाव्यकार। अब बात करते हैं अपन गद्यकार, जिन्होंने गद्य की रचना की वो गद्यकार है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले है श्रीनिवास आचार्य। ये जो ऊपर अपन ने पढ़े वो बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्यकार जो है 8-9 नाम अपन ने याद की है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से 1-2 प्रश्न आपके आना तय है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गद्यकार की। श्रीनिवासाचार्य जो कि उपन्यासकार है, चुरू के है। कहाँ के है ये ज्यादा मैटर नहीं करता, इसको आप नहीं भी याद करें चलेगा। ठीक है, कि क्या है ये उपन्यासकार है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। जो उपन्यास लिखेगा उपन्यासकार है। ठीक है, आप केवल इतना याद रखिए, इनकी रचना क्या है? श्रीनिवासाचार्य चंद्रमहीपति। श्रीनिवासाचार्य की रचना क्या है? चंद्रमहीपति, जो कि क्या है? उपन्यास है। ठीक है, पूछेगा चंद्रमहीपति है, ऑप्शन में होगा महाकाव्य, गद्य काव्य, कथा, उपन्यास, तो आपका उत्तर होगा उपन्यास। ठीक है, क्योंकि श्रीनिवासाचार्य ने उपन्यास लिखा तो क्या क्या होंगे फिर ये? उपन्यासकार। किसी ने नाटक लिखा तो नाटककार, महाकाव्य लिखा तो महाकाव्यकार। तो ये चीज स्वतः ही आ जाती है। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि श्रीनिवासाचार्य की रचना कौन सी है? चंद्रमहीपति। कैसी रचना है? ये उपन्यास है। ठीक है, इतना काफी है। फिर बात करते हैं नवल किशोर शास्त्री। नवल किशोर शास्त्री जिनको कि कांकर भी कहते हैं, जयपुर कांकर इनका उपनाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा। नवल किशोर शास्त्री कांकर इनका उपनाम है, जयपुर के निवासी है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है यात्रा विलास। यात्रा विलास इनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। और कैसा उपन्यास है? प्रौढ़ उपन्यास। उपन्यास में भी अलग अलग श्रेणी आती है, तो उसमें से ये प्रौढ़ प्रकार का उपन्यास है, उत्कृष्ट श्रेणी का उपन्यास है। इनको गद्य सम्राट कहते हैं। नवल किशोर शास्त्री कांकर को गद्य सम्राट भी कहते हैं। और अंबिका दत्त की शैली का इन्होंने अनुकरण किया। अंबिका दत्त जो कि आपने पढ़ा होगा, शिवराज विजयम जिनकी रचना है, और उन्होंने जो है मतलब बड़े बड़े समासों का, बड़ी बड़ी पदावली का प्रयोग किया है। ठीक वैसा ही अंबिका दत्त ने भी किया, अंबिका दत्त ने किया, वैसा ही नवल किशोर शास्त्री ने भी किया। तो ये अंबिका दत्त शैली का इन्होंने अनुकरण किया है। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जो कि जयपुर के हैं, इन्होंने एक पत्रिका चलाई, ये महत्वपूर्ण है। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जो कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका थी, संस्कृत रत्नाकर, ये पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, और ये 1904 से इन्होंने शुरू की है ना। ये आप ध्यान रखेंगे। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जो कि जयपुर के हैं, इन्होंने संस्कृत रत्नाकर नाम की पत्रिका चलाई। हालांकि इनके संपादक तो भट्ट मथुरनाथ शास्त्री रहे हैं, लेकिन संस्कृत रत्नाकर जो पत्रिका है, इसका जो संचालन किया वो गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने किया है। इनके कुछ रचनाएं हैं, परिमेय पारिजात, वैदिक विज्ञान, भारतीय संस्कृत। ठीक है, ये इनकी जो है इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास है, परिमेय पारिजात, वैदिक विज्ञान, भारतीय संस्कृत। इनकी 2 कथाएं भी है, वो है कश्चित कवि और पितृपदेश। कश्चित कवि और पितृपदेश, ये इनकी कथाएं हैं। विद्याभूषण गणेश राम शर्मा को विद्याभूषण की उपाधि दी गई। तो ध्यान रखेंगे, विद्याभूषण गणेश राम शर्मा, ये आपके डूंगरपुर के हैं। क्या है, कैसे रचनाकार है? ये कथाकार है। देखो, आप पढ़ रहे हो गद्यकार अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें गद्य में उपन्यास आते हैं, कथा आती है, आख्यायिका आती है, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो ये कहानी लिखते थे। गणेश राम शर्मा कौन है? उपन्यासकार है, महाकाव्यकार है, नाटककार है, या कथाकार है? तो आप लिखोगे कथाकार है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं आता, ऊपर से आता कि महाकाव्यकार, नाटककार, गद्यकार, तो आपको उत्तर होगा गद्यकार ना, क्योंकि कथा भी गद्य में आती है। तो इन्होंने कथाकार ये है। संस्कृत कथा कुंज में इन्होंने 20 कहानियां लिखी है, और इनकी जो बहुत सारी कहानियां हैं, हालांकि इनका नाम अपने यहाँ
बहुत ज्यादा संख्या में है तो फिर ले नहीं सकते। इन्होंने महिषमर्दिनी स्तुति एक स्रोत काव्य लिखा, मोहनाभ्युदयम भी लिखा इन्होंने, सुशीलो सुशीलो द्वामंगलम है ना, सुशीलो द्वामंगलम, यानी जो इनकी कन्या है उनका विवाह इत्यादि किया। इनके एक जो आश्रय, इनके जो मतलब जिनके आश्रित थे ये, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह पर भी इन्होंने स्तुति काव्य लिखे है। और महिषमर्दिनी स्तुति जो है दुर्गा स्तुति है, इस प्रकार से इन्होंने किया। वृद्धिचंद शास्त्री जो कि जयपुर के हैं, आदर्श दंपति इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप। आदर्श दंपति किसकी रचना है? आपका उत्तर होगा वृद्धिचंद शास्त्री। ठीक है, कैसी रचना है? उपन्यास है। ठीक है। उमा, उमा जो है, उमा क्या है? इन्हीं की रचना है। ठीक है, वृद्धिचंद शास्त्री की रचना है। और किस प्रकार की रचना है? आख्यायिका। जैसे अपन पढ़ते हैं साहित्य में कि हर्षचरित है, तो उत्तर होगा आख्यायिका। किसकी रचना? बाणभट्ट की है। वैसे ही आएगा उमा क्या है? तो आख्यायिका है। किसकी रचना है? तो ये वृद्धिचंद शास्त्री की है। पुष्कर दत्त शर्मा चूरू के है, इन्होंने उपन्यास लिखा कंटी। क्या उपन्यास लिखा? कंटी। हालांकि ये हिंदी में है, हिंदी का उपन्यास है, पर याद रखेंगे पुष्कर दत्त शर्मा कंटी उपन्यास लिखा इन्होंने। प्रहलाद महाकाव्यम भी इन्होंने लिखा है। महत्वपूर्ण तो क्या है? संवेदन, संवेदन नाम से इन्होंने हिंदी कविताओं का संकलन भी किया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं अपन प्रभाकर शास्त्री जो कि जयपुर के हैं, विश्वम्भरा पत्रिका इन्होंने चलाई और इन्होंने याज्ञवल्क्य समृद्धि का लेखन कार्य किया। जीवन ज्योति और आत्मवेदना इनकी कथाएं हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं प्रभाकर शास्त्री की। विश्वम्भरा इन्होंने पत्रिका चलाई, याज्ञवल्क्य समृद्धि, जीवन ज्योति और याज्ञवल्क्य तो समृद्धि हो गई है ना, जैसे मनुस्मृति वैसे याज्ञवल्क्य समृद्धि, जीवन ज्योति और आत्मवेदना इनकी कथाएं हैं। फिर बात करते हैं अपन अंतिम पड़ाव में नाटककार की। ठीक है, तो नाटककार को देखिए आप, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। नाटककारों की हम बात करें, देखो नाटककारों में कुछ 4-5 नाटककार महत्वपूर्ण हैं, उनमें से अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विद्याधर शास्त्री की। विद्याधर शास्त्री जो है, इनके जो नाटक है वो है दुर्बल बलम, पूर्णानंदम और कलिपलायनम। ठीक है, ये 3 इनके महत्वपूर्ण नाटक है। क्या क्या? फिर से देखिए, दुर्बल बलम, पूर्णानंदम और कलिपलायनम। ठीक है, ये इनके नाटक है। नाटक में अंक होते हैं। ठीक है, हालांकि नाटकों में भी नाटक भी एक प्रकार का रूपक है, उस वो एक अलग प्रकरण है, लेकिन आप इसमें क्योंकि उनको मुख्य रूप से, क्योंकि इनमें नाटक मुख्य नाटक के नाम से ही बन जानते हैं, तो इस हिसाब से आप देखेंगे दुर्बल बलम, पूर्णानंद और कलिपलायनम ये इनके नाटक है। हालांकि नाटकों का विभाजन अंकों में होता है, लेकिन इतना नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे केवल नाटक और नाटककार का नाम पूछेंगे। ठीक है। नारायण शास्त्री कंकर जो कि जयपुर के हैं, इनके जो नाटक है उनका क्या नाम है? कर्तव्य परायणता, स्वातंत्र्य यज्ञावती, कुणालस्य कुलीनता, धनिकस्य धूर्तता आदि अनेक रूपक इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, नारायण शास्त्री कांगर की बात कर रहे हैं। कर्तव्य परायणता, स्वातंत्र्य यज्ञावती, कुणालस्य कुलीनता, धनिकस्य धूर्तता इत्यादि नाटक इसके इनके रहे हैं। फिर बात करते हैं डॉक्टर हरिराम आचार्य। डॉक्टर हरिराम आचार्य ने महत्वपूर्ण नाटक लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। डॉक्टर हरिराम आचार्य का महत्वपूर्ण जो नाटक है वो है सत्यमेव जयते। आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय, ये भी इन्हीं का नाटक है। नहीं भोज समान दीप है, भोज के समान को राजा नहीं है, ये भी इन्हीं का नाटक है। तो इनके महत्वपूर्ण जो रचना है वो देखिए आप। सत्यमेव जयते बहुत ही महत्वपूर्ण है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसीय, ये भी महत्वपूर्ण है। नहीं भोज समान दीप, ये भी इनका महत्वपूर्ण है। इनकी जो रचनाएं हैं वो दायरे सीरियल एक करके चलता था टीवी में प्रोग्राम, उनमें इनकी रचनाएं आती थी। पंडित मधुसूदन ओझा बहुत ही प्रकांड विद्वान है। वैदिक वांग्मय के बहुत प्रकांड पंडित है ये। तो वैदिक धर्म और दर्शन के प्रकांड पंडित है ये। वैदिक कोश इन्होंने लिखा। इंद्र विजय इनका काव्य है। कादम्बिनी और इंद्र विजय इनके काव्य है। और महर्षि कुलवंशी भी इन्हीं की रचना है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये हालांकि आपके इसमें दिया हुआ नहीं, लेकिन मैंने अलग से ऐड किया, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। वैदिक धर्म के प्रकांड पंडित है। वैदिक कोश, इंद्र विजय, कादम्बिनी और महर्षि कुलवंशी इन्हीं की रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जो कि जयपुर के हैं। ज्योतिषाचार्य, इनको क्योंकि ये इनकी जो रचनाएं वो ज्योतिष विद्या से संबंधित है, तो इनको ज्योतिषाचार्य कहते हैं। जैसे पंडित मधुसूदन ओझा है, इनकी रचनाएं वैदिक कर्मकांड से संबंधित है, तो इनको वेद धर्म व दर्शन के प्रकांड पंडित कहा जाता है। ठीक वैसे दुर्गा प्रसाद जो है ज्योतिषाचार्य है।
सरस्वती पीठ संस्था की इन्होंने स्थापना की। सिद्धांत शिरोमणि जो कि भास्कराचार्य का था, उस पर इन्होंने भाष्य लिखा, उसी नाम से सिद्धांत शिरोमणि भाष्य। चातुर्वर्ण्य शिक्षा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 10 कंठवदम इनका चंपू काव्य है। ठीक है, आपने जो रचनाएं पढ़ी है, रचनाएं जो आपने पढ़ी है, तो उनमें ये भी पढ़ा होगा आपने कि गद्य पद्य चंपू। ठीक है, तो ये चंपू, ये जिसमें गद्य भी होता है पद्य भी होता है। तो दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचना फिर से देखिए आप, ज्योतिषाचार्य हैं, सरस्वती पीठ संस्था इन्होंने स्थापना की। सिद्धांत शिरोमणि भाष्य, सिद्धांत शिरोमणि पर भाष्य लिखा। चातुर्वर्ण्य शिक्षा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ है। और 10 कंठवदम जो है इनका चंपू काव्य है। अंत में बात करते हैं पंडित भट्ट मत्रनाथ शास्त्री, जयपुर के हैं। 1930 से 60 का इनका समय जो है। इनकी देखो, ये इतने अधिक प्रकांड पंडित है, इन्होंने संस्कृत साहित्य में इतना योगदान दिया है कि 1930 से लेकर के 1960 का जो समय है उसको जो है बट युग के नाम से जाना जाता है। 1930 से लेकर 60 तक का जो समय है, इनके साहित्य के प्रभाव में इस समय को बट युग के नाम से जाना जाता है। इनका युग मान लिया। जयपुर वैभवम इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत वैभवम, जगत गुरु वैभवम। जयपुर वैभवम, भारत वैभवम, जगत गुरु वैभवम, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। वैभवम से आप ध्यान रखेंगे भट्ट मत्रनाथ शास्त्री। हालांकि यह देखो आप, पंडित मधुसूदन ओझा, इनका है महर्षि कुल वैभवम। अब महर्षि कुल वैभवम को छोड़ के और सब जितने भी वैभवम है, वैभवम वाली रचनाएं जो है वो या तो पंडित मधुसूदन ओझा होगा या भट्ट मत्रनाथ शास्त्री होगा। तो केवल एक को अलग कर दीजिए, पंडित मधुसूदन ओझा की रचना है महर्षि कुल वैभवम। उसके अलावा जो भी रचनाएं हैं वो सब किसकी है? भट्ट मत्रनाथ शास्त्री की। जयपुर वैभवम, भारत वैभवम, जगत गुरु वैभवम, ये सारी रचनाएं भट्ट मत्रनाथ शास्त्री की है। उसके बाद देखिए आप, प्रबंध पारिजात, जो कि इनका निबंध संकलन है। प्रबंध पारिजात में इन्होंने निबंध, मतलब बहुत सारे इन्होंने निबंध लिखे। उनका जो संकलन है वो प्रबंध पारिजात नामक ग्रंथ में किया, जो कि निबंधों का संकलन है। इनका एक निबंध जो आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से अपनी 12वीं क्लास में था, किंतु कुटिलता जो है इनका निबंध है, जो कि वो प्रबंध पारिजात में ही मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो राजस्थान के अर्वाचीन कवि है उनका लगभग अपन ने अध्ययन कर लिया है। और मुझे उम्मीद है इसमें से 4 से 3-4 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे और आप उनको अच्छे से कर पाओगे। बस जो अपन ने रचनाएं पढ़ी है, ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं, बिल्कुल बहुत कम रचनाएं हैं। ठीक है, ये 20-22 जो कवि है इनको आप ठीक से देख लीजिए। और खास करके जो महाकवि जो है इनको आप विशेष रूप से देखेंगे। और बाकी गद्य कवि, इनको भी आप अच्छे से देखेंगे। मतलब थोड़ा यहाँ एक दो थोड़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक दो रचनाएं हैं, तो इनको आप याद करेंगे और आप अच्छे नंबर लेके आओगे। याद क्या करना है? रचना और रचनाकार। और महाकाव्य है तो उसमें सर्ग कितने हैं, और क्योंकि पहला है तो इसमें महाकाव्य में 14 सर्ग है, वीर रस प्रधान है। लगभग जितने भी सारे हैं उनमें वीर रस की ही प्रधानता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो और सब महाकाव्य है तो उसमें वीर रस ही ज़्यादातर आ रहा है, तो आप एक में भी याद तो आप लगा सकते हो कि वीर रस है। और सर्ग थोड़े याद रखोगे, 14 सर्ग है। ईश्वर विलास में 14 सर्ग है। कच्छ वंश में 19 सर्ग है। मान वंश में भी 19 ही है, क्योंकि कच्छ वंश और मान वंश एक ही बात है। हरनाम अमृत में 16 सर्ग है। महावीर सौरभम में 16 सर्ग है। तो हरनाम और महावीर दोनों को आप 16 से याद रख सकते हैं। लेनिन अमृत में 15 सर्ग है। जरासंध वधम जो कि शिशुपाल वधम का ही एक उसी तरह की रचना है, तो इसमें 20 सर्ग है। तो ये सर्ग वाली बात हुई। इसके अलावा मोहभंग, कृष्ण चरितम, महारती है, ये भी आपको पता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो इसको आप, हालांकि एक पेज का ही ये प्रकरण है, लेकिन इसको थोड़ा अच्छे से आप याद रखिए। जिस प्रकार से अपन ने अभी समझा है उसी प्रकार से आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके 4-5 नंबर का फायदा होने वाला है। धन्यवाद।